हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किरचॉफ। किरचॉफ से संबंधित नियम पढ़ने वाले। किरचॉफ दो नियम दिए थे और दोनों नियम से हम पहला नियम पढ़ेंगे। और पहला नियम को हम किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम या फिर संधि के नियम के नाम से जानते हैं। तो ये किरचॉफ को हम संधि नियम भी कहते हैं। अब ये हम संधि किसे कहते हैं? संधि का मतलब ये होता है कि कोई एक जो है ना, ये कोई एक है जहाँ से, जैसे घर में वायरिंग होता है ना, तो एक एक जो है डिबिया बनाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे वायर तार को ना कनेक्शन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक जगह ज्वाइन किया जाता है और ये सभी आगे यहाँ पे मिल जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग संधि कहते हैं। मतलब कहने का है कि एक जगह से बहुत सारा कनेक्शन किया गया हो ना, उसी को हम जो है आपको संधि कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम को। एक बात बता दें, हम लोग थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन जो है वीडियो नहीं बना सके कुछ कारण की वजह से, लेकिन अब जो है हम लोग लगातार बनाएंगे। आप लोग बस बने रहें और साथ और प्यार देते रहें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग देखते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम कहते किसे? किसी भी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग्य शून्य होता है। यानी कि किसी संधि पर जो भी धारा मिलती है ना, उनके बीजगणितीय योग्य जो होते हैं ना, शून्य होते हैं। यानी शून्य के बराबर होते हैं। ऐसे सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई का मतलब, सिग्मा का मतलब होता है योग, और आई धाराओं के योग जो होते हैं ना, वो शून्य के बराबर होते हैं। तो उसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसका चिन्ह परिपाटी। तो किरचॉफ के परिपाटी, चिन्ह परिपाटी में हमको करना क्या है? देखिए, किरचॉफ के नियम तो बहुत ही आसान है और इसका जो अगर हम चिन्ह परिपाटी को ध्यान रख ले तो किरचॉफ कुछ भी है नहीं। तो देखिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में होता क्या है? संधि की तरफ, संधि के तरफ आने वाली धारा धनात्मक और संधि के तरफ, संधि के एक मिनट, आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होता है। क्लियर? यानी कहने का मतलब है कि संधि के तरफ आने वाली धारा धनात्मक लेते हैं और संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक लेते हैं। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखिए, ये एक संधि हम बनाते हैं। यहाँ पे ये आपको संधि है जहां से बहुत सारा धारा जो है गवर्नमेंट करेगा। यहाँ मान लीजिए कि आपको I1, I2, I3 और I4, इसमें धारा संधि की तरफ आ रही है और इसमें धारा आपको संधि से दूर जा रही है। फिर इसमें धारा संधि से दूर जा रही है और इसमें संधि की तरफ धारा, देखिए ये संधि की तरफ आ रही है, संधि से दूर जा रही है, फिर ये संधि से दूर जा रही है और ये संधि की तरफ आ रही है। यानी कि ये हमारा संधि है और ये धारा इसमें प्रवाहित होने की दिशा है, जो आपको एरो के द्वारा दिशा को दिखाया गया है। ठीक है? तो अब हमें इसमें लिए क्या है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए, संधि की तरफ आने वाली धारा धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा जो है ना, हम ऋणात्मक लेंगे। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिए ये संधि की तरफ आ रही है ना, तो इसको हम जो है धनात्मक लेंगे I1। क्लियर? और ये है संधि से दूर जा रही है,
यानी संधि से जब दूर जाएगी तो हम इसके लेंगे मान आपको ऋणात्मक यानी नेगेटिव में। फिर I3 जो है संधि से दूर जा रही है तो ये भी क्या होगा आपको माइनस होगा। और I4 है जो संधि की तरफ जा रही है तो ये प्लस में I4 हो जाएगा। किसके बराबर होती है? तो 0 के बराबर होते हैं, तो हम 0 दे दिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, I1 प्लस I4 बराबर हो जाएगा आपको I2 प्लस I3। यानी कहने का है कि संधि से आने वाली कुल धाराओं का योग संधि से जाने वाली कुल धाराओं का योग एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये है आपको संधि का। एक तरह से हम इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। संधि जैसे आप लोग देखे होंगे कि गाँवों में जब बारात आता है ना तो उसमें बारात में एक समधी जी होते हैं। ये जो संधि है ना, आपको कहा गया ये संधि, उसी तरह से गांव में एक होते हैं समधी जी। यानी कि बाराती आने वाले और बाराती जाने वाले का कुल योग देखिए तो 0 होता है। जैसे आप कहा कीजिए कि बारात आता है तो आप बैठिए आराम से, ठीक है, और बैठ के देखिए कि बाराती से कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं उनका योग लिख लीजिए, 1 2 जो भी 50 60 जो भी आदमी बाराती में आ रहे हैं उनका योग, और फिर जब बाराती से आके जा रहे हैं उनका योग, और लास्ट में जब कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा 0। तो वही है ये संधि का नियम। ठीक उसी तरह से है, यानी कि कुल धारा आने वाले का योग और कुल धारा जाने वाले के योग कुल किसके बराबर होते हैं? ये 0 के बराबर होते हैं। तो इसी को हम संधि का नियम कहते हैं, यानी कि अगर उसमें देखें तो हम संधि का नियम कहते हैं। तो इस तरीके से आप समझिएगा, कुल धाराओं का योग, आने वाली धारा का योग और कुल जाने वाली धारा का योग के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उसे हम संधि का नियम कहते हैं। और एक बात और है इम्पोर्टेंट, कि जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, ये प्रथम नियम आपको जो है प्रथम नियम किस चीज का, माने किस पे ये संरक्षित होता है? तो प्रथम नियम जो है आपको आवेश संरक्षण नियम पे काम करता है। तो ये जगह आपको आवेश संरक्षण नियम, यानी आपको कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है ना वो किस पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आवेश संरक्षित माने आवेश संरक्षण सिद्धांत पे यानी नियम पे आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये किरचॉफ का प्रथम नियम था। इससे अब संबंधित हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। क्लियर? बहुत ही आसान तरीका से ऑब्जेक्टिव इसको हम लोग देखेंगे। तो यानी बाराती में आने वाले और बाराती से कुल जाने वाले का योग कितना होता है? 0 होता है। जितने लोग बाराती में आते हैं उतने लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं, और अंत में देखते हैं कि कुल बारातियाँ यहाँ कितना बच जाती है? शेष 0 हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है ना ठीक उसी तरह से है कि आने वाले धाराओं का योग और जाने वाले धाराओं का योग जो है ना ये 0 के बराबर होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको प्रतिरोध है, एक संधि से जो है जा रहा है, और ये मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे 3 ओम। ठीक है, यानी धारा आने वाली, चलिए हमने अब प्रतिरोध ले लेना, हमको यहाँ एम्पियर लिखना चाहिए, एम्पियर। अब हम इस फॉर्मूला पे लेते हैं कि ये 0 के बराबर होता है, मैंने इसमें आने वाली धारा का योग और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग जो होते हैं आपको 0 के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ अब इसको हल करते हैं प्रथम नियम से।
यानी सिग्मा आई बराबर 0 होता है। तो देखिए ये जो धारा है ना, ये धारा संधि की तरफ आ रही है तो +2a, क्लियर। और ये धारा संधि से दूर जा रही है तो -3a। ये भी धारा संधि से दूर जा रही है तो -4a, और ये संधि की तरफ तो +3a बराबर कितना हो जाएंगे 0। तो 2 और 3 5 -7 एम्पियर, कितना बचेंगे -2 एम्पियर, क्लियर। तो इस तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे थोड़ा हम लोग एक दूसरे तरह का सवाल देखते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग जो है ये एक न्यूमेरिकल है जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से धारा इधर आ रही है और फिर ये धारा इधर, और ये आपको है संधि से दूर जाने का, ये आपको I2 है। यहाँ पे आपको वाट है यानी धारा निकालना है। ये इधर धारा प्रवाहित कर रही है यानी 3, ये A है 6A, और ये आपको जो है ना 5A है, फिर यहाँ पे 2A और यहाँ पे 5A, क्लियर। ये यहाँ आपको A, ये पॉइंट का नाम A है और इसका नाम B है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे I2 का मान ज्ञात करना है। आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं फिगर में सभी धारा का मान जो है आपको लिख दिया गया है और हमको यहाँ से I2 ज्ञात करना है, क्लियर। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम से चलते हैं, किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से जब हम चलेंगे तो सबसे पहले हम इसे बता दें, इसे हल करने के लिए आपको घबराना नहीं, एकदम आसान तरीके से हल करना है। पहले हमें इस मतलब फिगर से काम करना है, फिर हम इसको करेंगे। जब तक के लिए इसका कोई हमें आवश्यकता नहीं है, यानी यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे I1 है, यानी हमें I1 यहाँ, इसको हम क्या करते हैं ढक देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो चलिए देखिए, ये जो धारा जा रहा है ना संधि की तरफ जा रही है तो +3a, और ये संधि की तरफ आ रही है तो +6a, और ये संधि से दूर जा रही है तो -5a, बराबर में कितना 0। तो 3 6 9 एम्पियर -5 एम्पियर, कितने बच गए आपको 4 एम्पियर हो गए। यानी कि ये IB का धारा जो है ना, यानी कि ये संधि से B की तरफ जो धारा जा रही है ना उसका मान कितना हुआ आपको I1 बराबर 4 एम्पियर, क्लियर। यानी कि ये B का जो यहाँ से B पॉइंट से धारा प्रवाहित कर रही है दूसरी संधि की ओर, उसका मान है आपको 4 एम्पियर, क्लियर। यानी कि हमें जो है ना आप I1 जो है 4 एम्पियर निकल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब देखिए अब ये धारा इस संधि से इस संधि की ओर जा रहा है यानी I1 से। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे काम करना है, ओके। तो देखिए यहाँ से जो धारा पास आउट कर रही है आपको कितना कर रही है 4 एम्पियर। तो जो 4 एम्पियर कहाँ जा रही है संधि की तरफ जा रही है, तो संधि की तरफ जा रही है तो 4 एम्पियर प्लस में, और देखिए ये संधि से दूर जा रही है यानी -2 एम्पियर, ये संधि की तरफ जा रही है तो +5 एम्पियर, और ये संधि से दूर जा रही है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे -I2 बराबर में 0, क्लियर। इसको हम उस तरफ भेजते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, 4 5 9 एम्पियर -2 एम्पियर घटा देंगे और बराबर में I2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 गया 7 एम्पियर बराबर में I2, क्लियर। तो ये था आपको I2 का मान, जिसका मान कितना है 7 एम्पियर, क्लियर। तो ये था उसका न्यूमेरिकल। हम लोग थोड़ा इससे भी थोड़ा सा और जो है कि भारी की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल को बना के इससे भारी सवाल पर हम लोग चलते हैं। तो हम इसे मिटाते हैं। देखिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर देख के नहीं घबराना है,
ये बहुत ही आसान सवाल है, हम इसे बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। बस आपको संधि का जो नियम है याद होनी चाहिए कि धारा यानी संधि की तरफ आने वाली धारा को हम प्लस लेते हैं और संधि से जाने वाली दूर जाने वाली धारा को हम माइनस चिन्ह लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन को। क्लियर? 3 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत ही आसान तरीका से फिगर को ध्यान से देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। एकदम फिगर ध्यान से देखते चलिए। इससे क्या होगा कि आप किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं, आपको एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। यहाँ आपको आई का मान ज्ञात करना है। क्लियर? ये 10 एम्पियर है। यानी देखिए फिगर बन के तैयार हो गया। हमको जो है आई का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए ये संधि की तरफ जा रही है, ये संधि से दूर जा रही है, और ये संधि की तरफ आ रही है, संधि से दूर जा रही है, फिर ये संधि से जो दूर जा रही है इसका मान ज्ञात करना है, और ये जो है ना आपको संधि की ओर जाएगी। हो गया? तो ये आपको जो है फिगर बन के तैयार है। आप जो है इसे हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। देखिए अभी हमें इस संधि के लिए काम करना है, तो इससे हमें कोई जो काम नहीं करना है, तो इसको हम ढक देते हैं। हमें अभी सिर्फ इस संधि के लिए काम करना है। जब इस संधि के लिए काम कर लेंगे तो फिर हम अगले संधि के लिए हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो आई होप कि आपको ये जो फिगर बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये संधि की तरफ जा रही है ना, तो 2a, संधि से दूर जा रही है 5a, संधि की ओर +1। आगे हम लोग चलते हैं दूसरे संधि के लिए। संधि की तरफ आ रहे हैं तब +4 एम्पियर, संधि से दूर तब -6 एम्पियर, फिर आपको संधि की तरफ 10 एम्पियर माइनस आपको आई बराबर कितना देंगे 0। 2 3 3 4 7 7 10 17 एम्पियर, -5 -6 11 एम्पियर बराबर में आई। तो कितना हो जाएगा 6a बराबर आई। तो देखिए आसानी से हम निकाल लिए, यानी आई का मान कितना गया 6 एम्पियर। तो मेरे प्यारे दोस्त घबराना नहीं है, फिगर चाहे जैसे भी हो, एकदम हम जो अभी फार्मूला देखें उस फार्मूला पे हम बनाने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत ही आसान तरीका से बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फिर देखते हैं। फिगर देके घबराना, इसलिए कि एग्जाम में फिगर देता है और आप फिगर देके घबरा जाइएगा तो फिर नहीं बनने वाला है। फिगर को एकदम आसान तरीका से आप समझने की कोशिश कीजिए और फिर उसे बनाइए, तब देखिए बहुत ही आसान तरीका से यह बनने वाला है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं किरचॉफ की दूसरा नियम। हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम को देखें, उससे समझे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल बनाए। तो इसके बाद हम लोग का पढ़ना है किरचॉफ का दूसरा नियम, यानी यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ, एक मिनट, किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसको हम वोल्टता नियम, यानी इसे हम वोल्टता नियम या फिर बंद माने चारों तरफ से बंद हो, बंद परिपथ का नियम। तो हम किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टता नियम या बंद परिपथ नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। किसी बंद परिपथ में
धारा तथा प्रतिरोध, किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टता के बराबर होता है। ठीक है, ये है आपको किरचॉफ के दूसरे नियम यानी कि वोल्टता नियम। कह रहे किसी बंद परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल, धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ के वोल्टता के बराबर होता है। यानी कि ये जो होता है ना, ये आपको धारा प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है ना वोल्टता के बराबर होता है। तो इसे हम किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए चिन्ह परिपाटी को देखते हैं। क्लियर? तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी। ये चिन्ह परिपाटी कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे बताए वैसे अपना अनुसार आप ले सकते हैं, लेकिन जिसमें जो सुविधा होती है वो लिया जाता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में धनात्मक तथा धारा के विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। ठीक है, धारा के दिशा में हम धनात्मक लेंगे और धारा के विपरीत दिशा में हम जो है ना ऋणात्मक लेंगे। क्लियर? जैसे कि हम लोग देखें कि ये धारा की दिशा में अगर हम जाने का काम करेंगे तो प्लस लेंगे और धारा के ठीक विपरीत दिशा में आएंगे तो हम माइनस लेंगे। तो हम यहाँ पे इसके लिए एक फिगर तैयार करते हैं। ये है आपको फिगर, ये R1 R2 R3। क्लियर? ये R1 R2 R3 है। इसका ये जो है प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। ये E1 है और ये E2 है। इसमें आपको कोई बैटरी नहीं है, ये दोनों में E1 E2 बैटरी है, यहाँ पे कोई आपको बैटरी नहीं है। क्लियर? ये A है, B C D E और ये आपको F है। क्लियर? इसमें धारा इस दिशा से प्रवाहित होकर ऐसे आ रही है, इस दिशा से भी धारा प्रवाहित होकर ये यहाँ पर आ रही है और यहाँ जाने के लिए तैयार है। जहाँ पे देखिए इधर से जो धारा प्रवाहित हो रही है आपको I1। क्लियर? और ये है आपको I2, ये आपको I2, दोनों प्रवाहित ही होकर आएगी तो I1 प्लस I2 हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि धारा इस दिशा से इधर से जो प्रवाहित हो रही है I1, इस सर्किट में जो प्रवाहित हो रही है I2, इधर से I1 और इधर से I2 दोनों मिलकर इसमें प्रवाहित होंगे, जिसका नाम हो जाएगा I1 और I2। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसके प्रोसेस को। अब हम पहले जो है ना ये दो सर्किट के लिए काम करेंगे, फिर इसके लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, एक मिनट, बंद परिपथ A B C D, फिर A B C D A में बंद परिपथ A B C D में हमने जो चिन्ह परिपाटी लिखी उसका सहारा लेंगे और उसके तहत इसको हम जो है हल करने के लिए काम करें। देखिए हम बोले कि धारा की दिशा में प्लस और धारा की विपरीत दिशा में माइनस लेंगे।
देखिए अगर हम इधर से चलते हैं इस साइड से, जब हम इस साइड से चलेंगे ना तो पहले हमें बैटरी मिलेगी। तो बैटरी के लिए हम एक चीज बता दें आपको, जैसे हम बैटरी के जो है ना निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट की ओर जाने का प्रयास करेंगे, उस सिचुएशन में हम प्लस लेंगे, यानी कि माइनस से प्लस की ओर जाएंगे बैटरी में तो प्लस लेंगे, और जब प्लस से माइनस की ओर जाएंगे यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएंगे तो हम माइनस का चिन्ह लेंगे। तो जो है हम इस दिशा से चलना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले निम्न वोल्ट फिर उच्च वोल्ट यानी माइनस और फिर प्लस मिला है तो हम इसको प्लस में बैटरी के नाम लेंगे, तो E1 क्लियर बराबर। फिर देखिए हम इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में जाएंगे, धारा की दिशा में जाएंगे, और धारा की दिशा में I1 यहाँ पे है आपको धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो ये धारा I1 है, प्रतिरोध कितना है R2, यानी हो जाएंगे आपको I1 और R1 प्लस में, चूंकि धारा के दिशा में हम जा रहे हैं। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ आके फिर डी से हम इधर जाने का प्रयास करेंगे। देखिए धारा इस दिशा में आ रही है, हम इस दिशा में जाएंगे तो धारा की विपरीत दिशा हुई, और जब धारा की विपरीत दिशा हुई तो हम माइनस लेंगे, तो यानी माइनस I2 R2। और फिर यहाँ पे बैटरी के पास आएंगे तो उच्च सिरा से निम्न सिरा यानी प्लस से माइनस की ओर, तो हम माइनस आपको E2 लेंगे। ये हो जाएंगे आपके 1 नंबर समीकरण। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बंद परिपथ, यहाँ C यहाँ से D C F E में हम इसमें लेते हैं C, इधर से चलते हैं C D E F में, तो C D E F C में बंद परिपथ C D E F में। क्लियर। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त फिर हम यहाँ से चलेंगे। तो हम पहले आपको बताए थे कि यदि हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस में बैटरी लेंगे E2। ओके। देखिए हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस में, यानी I2 R2। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद धारा के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करें। धारा के जब विपरीत दिशा में आएंगे तो क्या मिल जाएंगे आपको, धारा की दिशा में से इधर से आके फिर हम धारा इसी दिशा में, इस दिशा में हमको जाना है, तो धारा और जिस दिशा में हम जाना है दोनों एक ही दिशा, इसीलिए इसका यहाँ पे क्या लिखा प्लस I1 प्लस I2 कोष्ठ में R3, और इधर कोई बैटरी नहीं है तो हमने कोई मान नहीं लिया, और यह जगह को समीकरण 2, और इन दोनों के सहारे से हम आसानी से I1 और I2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम, बहुत ही आसान तरीका से। अब हम इस किरचॉफ के दूसरे नियम पे एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को फिर से। बहुत ही आसान तरीका है, आप बस इसमें चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखिए। अगर आप चिन्ह परिपाटी को ध्यान रखते हैं तो हम लोग जो है कोई भी सवाल इससे संबंधित होगा तो उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम के लिए देखते हैं। चलिए किरचॉफ के हम लोग दूसरे नियम पे देखते हैं। तो यहाँ आपको ये प्रतिरोध है, फिर प्रतिरोध है, बैटरी है, आपको यहाँ जी है, ठीक है। ये होगा आपको A B C D E और F। क्लियर। ये आपको 1 ओम, ये आपको 2 ओम और ये आपको 3 ओम है, ठीक है। और यहाँ जो बैटरी है आपको 12 वोल्ट से संबंधित है, ठीक है। और हमें यहाँ से I का मान ज्ञात करना है, I बराबर बताना है कितना होगा। क्लियर। देखिए A B C D E F, पहला प्रतिरोध हमारा I1,
1 ओम, आई फिर उस मैंने पहला प्रतिरोध जो है, सॉरी 1 ओम है, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम है, और हमें 12 वोल्ट के बैटरी से इसे हम जोड़ दिए हैं। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ से आई का मान ज्ञात करना है। तो अभी हम लोग जो है पढ़े थे किरचॉफ के दूसरे नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम हम लोग पढ़े थे, उसमें देखे थे कि जो है कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है ना वोल्ट के बराबर होता है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल जो होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ठीक उसी नियम पे हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बंद परिपथ ए बी सी डी ई एफ में ए बी सी डी ई एफ ए एक बंद सर्किट हो गया, और इसमें हम जो है ना धारा के मान ज्ञात करने की कोशिश करें। देखिए अब ये आपको जो है आर जो है ना कितना दिया है, 1 दिया है। क्लियर? चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये जो है ना ये आपको प्रतिरोध का मान दिया है, ठीक है, ये प्रतिरोध है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है ना आपको आई हो रही है। इसमें जो धारा कितना प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। R1 का मान, R2 के मान, R3 के मान है। तो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं धारा और प्रतिरोध के गुणनफल। तो प्रतिरोध कितना है, धारा कितना है, आई है, और प्रतिरोध कितना है आपको 1 है, यानी कि 1 आई प्लस धारा वही है, यहाँ पर कितना है 2 आई प्लस 3 आई। क्लियर? ये आई इसलिए हम दिए कि इसका, चलिए 1 मिनट हम लोग ऐसे करते हैं, 1 ओम गुने आई प्लस 2 ओम गुने आई प्लस 3 ओम गुने आई। तो देखिए धारा और प्रतिरोध के गुण के बीजगणित, धारा और प्रतिरोध के बीजगणितीय योग जो होता है ना वोल्टता के बराबर होते हैं। तो वोल्ट कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो 12 वोल्ट हैं। तो गुना करेंगे तो आई 1 आई बराबर प्लस 2 आई प्लस 3 आई बराबर में 12, ऐड करेंगे 6 आई बराबर 12, तो आई बराबर 2, कितना, यानी 2 एम्पीयर आ गया। आया बात समझ में? बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग इसी तरीका से और भी देखेंगे। और एक आपको हमें बहुत ही जो है कि अच्छा क्वेश्चन है कि किरचॉफ के दूसरा नियम जो है किस नियम पे आधारित है। ठीक है, जैसे पहला था जो आवेश संरक्षित पे, तो दूसरा नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पे। यानी किरचॉफ का पहला नियम आवेश पे, आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो फिर इसके आगे हम